नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और आज एंथ्रोपोलॉजी के एक बहुत ही सेंट्रल एलिमेंट की मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि है फील्ड वर्क ट्रेडिशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने बारे में हमेशा थोड़ा हर एक सोशल साइंटिस्ट की तरफ बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं और हमारा ये मानना और कहना होता है कि हमारी जो स्टडी है ह्यूमंस के सोसाइटी की, ह्यूमन के कल्चर की, वो इसलिए काफी यूनिक है बिकॉज अनलाइक अदर ब्रांचेस हम एसी के 10 बाय 10 के कमरों में बैठ करके, फॉर दैट मैटर 10 बाय 12 के कमरों में बैठ करके कोई हाइपोथेसिस या थ्योरीज, मन घड़त बात को, आइडियाज को, अपने थॉट को, परसेप्शन को पोर्ट्रे नहीं कर रहे। हम जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं, लोगों के बीच में जा करके एज अ इनसाइडर उनके कल्चर को समझना चाहते हैं। और इस चीज को करने में उनकी काफी ज्यादा मदद कौन करता है? फील्ड वर्क ट्रेडिशन करता है। अब इस कंसेप्ट को हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फील्ड वर्क ट्रेडिशन इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी, ये कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी होती क्या है? अभी हमने कहा ना कि सेंट्रल एलिमेंट है एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी में, तो ये क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी? एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी का मतलब है कि भाई साहब, हम ह्यूमन के सोसाइटी को एंड ह्यूमन के कल्चर को यहां पर पढ़ना चाहते हैं। इस सोसाइटी और कल्चर में जो डाइवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके कल्चर में मैरिज के कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ फॉर्म्स होंगे, दूसरी सोसाइटी में वो अलग होंगे। किसी ट्राइबल के बीच में आप जाकर के देखोगे, किसी दूसरे रिलीजन में आप जाकर के देखोगे तो अलग है ना। फैमिली के अंदर में, रिलीजन के अंदर में, हर एक एस्पेक्ट के अंदर में, ऐसे सोसाइटी के अंदर में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट है कि ह्यूमन की बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल और कल्चरल सारी डाइवर्सिटी को पढ़े। तो जब हम इस सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी को पढ़ना चाहते हैं, इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, तो हमें फील्ड वर्क ट्रेडिशन का सहारा लेना पड़ता है ना। इसको डिफाइन करते हुए हॉर्टेंस पाउडर मेकर नाम की एक स्कॉलर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। नाम क्या है? पूरा नाम उनका है हॉर्टेंस पाउडर मेकर। ये कहती हैं कि जब भी आप इस सोसाइटी को या कल्चर को, ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी को पढ़ रहे हो इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, सो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस टेंडेंसी को, इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को हम फील्ड वर्क ट्रेडिशन, यानी कि इंसान के कल्चर, सोसाइटी को पढ़ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट है। बहुत सारी चीजों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ता है, बट उसमें से एक जो मुखर चीज निकल करके आती है वो ह्यूमन की सोसाइटी, कल्चर के डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी होते हैं। और इनको हम किसी कमरे में बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके नहीं पढ़ते हैं, लोगों के बीच में जा करके उनके एक्चुअल कंडीशन में, नेचुरल हैबिटेट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक और थोड़ा सा मिथ है लोगों के बीच में। हमें कई बार लगता है कि जो शब्द यहाँ पर ये फील्ड लिखा है ना, फील्ड वर्क, तो कई बार हमें लगता है कि जो शब्द फील्ड है इसका मतलब है कि आप जाकर के सड़क पर जाकर के लोगों के कल्चर को पढ़ रहे हो, रोड पे जाकर के आप पढ़ रहे हो, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर के पढ़ रहे हो, है ना। जैसे आप देखते हो कभी भी आपके घर के बाहर सेल्स टीम के कोई लोग आते हैं, आपसे कहते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया खरीद लो, तो आपको क्या लगता है कि ये फील्ड वर्क है? ये इंसान फील्ड पे आकर के इस पर्टिकुलर पुस्तक को, इस पर्टिकुलर आइटम को क्या करने की कोशिश कर रहा है? प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही है आपका ये आइडिया भी कि वो इंसान किसी काम, किसी चीज को फील्ड पे आकर के प्रमोट कर रहा है, और आपका ये आइडिया भी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर के, विलेज, चौराहे, हर जगह जाकर के सोसाइटीज को पढ़ते हैं। बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो फील्ड होती है ये सिर्फ इन गली चौराहे या सड़क तक सीमित नहीं होती। फील्ड से हमारा मतलब क्या है? नेचुरल हैबिटेट। हम कहते हैं फील्ड इज इक्वल टू नेचुरल हैबिटेट, और ये नेचुरल हैबिटेट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यह पता करना हो कि चिल्ड्रन के आईक्यू में और उसके लर्निंग आउटकम में सोसाइटी और उसकी इकोनॉमी का, उसके कल्चर का, उसके एनकल्चरेशन पैटर्न का कितना योगदान होता है। मतलब एक क्लासरूम के अंदर, एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर में लगभग 20, 30, 40 बच्चे हैं। अब उन 20, 30, 40 बच्चों के जो रिजल्ट है, जो उनके लर्निंग आउटकम है, कोई थोड़ा ज्यादा समझ रहा है, सीख रहा है, कोई थोड़ा कम सीख रहा है, किसी का रिजल्ट, किसी का प्रदर्शन बेहतर है, किसी का थोड़ा सा कम है, तो उनके परफॉर्मेंस में, उनके आईक्यू में, उनके कॉम्प्रीहेंशन में जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस में सोसाइटी का, कल्चर का, इकोनॉमी का, बैकग्राउंड का, फैमिली बैकग्राउंड का कितना योगदान, कितना इफेक्ट होती है ये सारी चीजें। तो हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ाई करनी है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर, एक स्कूल प्रेमाइसेस के, एक क्लासरूम के अंदर। तो ये जो क्लासरूम होगा, ये क्लासरूम भी हमारी फील्ड हो सकती है।
अगर हमें पढ़ना है कि म्यूजियम के अंदर किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, म्यूजियम को जब एक इंसान म्यूजियम के अंदर में आता है तो किस चीज की तरफ उसका रुझान जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट म्यूजियोलॉजी के पक्ष में भी ट्रेंड होता है। तो एक म्यूजियम जो है आपका किसी भी प्रकार का, ये भी आपका एक फील्ड हो सकता है। और साथ ही साथ जिन विलेजेस को आप पढ़ रहे हो, जिन कम्युनिटीज को आप पढ़ रहे हो, उनका जो लोकल सेटिंग है वो भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर फैमिली आपकी फील्ड हो सकती है। तो फील्ड एक लूज टर्म है, और फील्ड जब भी हम बोल रहे होते हैं तो हमारा मतलब है वो नेचुरल इन्वायरमेंट या कंडीशन जिसमें आप एक क्रूड तरीके से, एक रॉ वे में सोसाइटी को उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के तौर पे जान और समझ सको। क्योंकि कई बार जब आप दूर से बैठ करके चीजों को देखने और जानने की कोशिश करते हो तो इट इज ऑलवेज प्रोन टू एरर एंड मिस इंटरप्रिटेशन। वहां पर कई बार कमियां, गलत फहमियां, मिस इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं। हाँ? और ऐसा नहीं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमेशा से ये जो बहुत अच्छी चीजें फील्ड वर्क इसको फॉलो करते आ रहे हैं। शुरुआत के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, प्रिसाइसली अगर आप मिड 19th सेंचुरी तक की बात करोगे, जब आप मिड 19th सेंचुरी तक की या उससे पहले की बात करोगे, है ना, इस समय तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट में टिल मिड 19th सेंचुरी जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क होते थे उसमें फील्ड वर्क आपको नदारद देखने को मिलता था। लेकिन आफ्टर मिड 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या करना शुरू किया, ग्रेजुअली अपना इंटरेस्ट और रुझान जो है वो फील्ड वर्क की तरफ फोकस करना शुरू किया। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे इसी मिड 19th सेंचुरी के पीरियड के अंदर में दो अलग अलग तरीके के स्कॉलर्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एक जिनको कहा जा रहा था आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और दूसरे जिनको कहा जा रहा था फील्ड वर्कर। और कई बार हमारा मिसकंसेप्शन है ना कि पहले सारे आर्मचेयर होते थे, बट ऐसा नहीं। हम मानते हैं कि जब मेलिनोस्की ने फील्ड वर्क किया तब से फील्ड वर्क शुरू हुआ, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास से, उससे पहले तो फील्ड वर्क होता ही नहीं था। बट ये गलत आइडिया। आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की श्रेणी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आपके फ्रेजर जिन्होंने मैजिक के ऊपर काफी वर्क किया हुआ है ना। इसके साथ साथ ईबी टाइलर फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी कहे जाते हैं। प्रिमिटिव कल्चर 1871, एना वॉक, मैक्सिको एंड द मैक्सिकन जो 1861 की किताब है, और भी कई तरीके के इंपॉर्टेंट वर्क्स को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है ना, इवोल्यूशनरी आइडिया को इन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। इसको छोड़ करके बैकोफेन, बैस्टियन, मेन, मैकलेनन, अनगिनत स्कॉलर्स इस कैटेगरी के अंदर हैं। ये नाम थोड़ा सा सरकास्टिक वे में आप कह सकते हो, एक रेफरेंस दिया जाता था। आर्म चेयर मतलब कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे किसी दूसरे इंसान को एक लिस्ट दे दी क्वेश्चन की कि आप जाकर के फील्ड में आप घूमने जा रहे हो, ट्रेवल करने जा रहे हो, मिशनरी के वर्क को करने जा रहे हो कि किसी को कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो आप साथ साथ में हमारे लिए क्वेश्चन के आंसर लेते आना, डाटा को कलेक्ट करके ले आना, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर वर्क कर लेंगे। अब ये डाटा कितना एक्यूरेट है कितना इनएक्यूरेट है किसी को नहीं पता। बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि भाई वो जो ट्रेवलर है या फिर जो मिशनरी वर्कर है वो ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है, उसका डाटा कलेक्शन की ट्रेनिंग नहीं हुई है। उसको नहीं पता कि ह्यूमन के कल्चर की किन चीजों को फोकस में रखना है, कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे बॉन्ड बनाना है। और ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी ऑफ द डाटा कलेक्टेड वाज ऑलवेज प्रोन टू हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड जाहिर सी बात है उसमें इनएक्यूरेसी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी पैरेलल टाइम में ये सारे लोग कब हैं, इनमें से फ्रेजर को आप देखोगे, फ्रेजर अपने सबसे चर्चित वर्क को पब्लिश कर रहे हैं 1890 में गोल्डन बॉ को। टाइलर अपने वर्क को पब्लिश कर रहे हैं शुरुआत में 1871 में भी, और ये बाकी स्कॉलर्स भी 1860 से लेकर के 1892 के बीच में अपने प्रोमिनेंट वर्क को पब्लिश किए। कुछ लोग उससे भी पहले किए, बट साइमल्टेनियसली मतलब इसी समय में कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फॉर एग्जांपल मॉर्गन जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ फ्रांस बोआ, ये भी एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऑल्दो मॉर्गन ने कोई क्लियर कट एक ऐसा फील्ड वर्क नहीं किया था जिसको हम फील्ड वर्क ट्रू सेंस में कहते हैं, पर ये फील्ड पे उतरे थे और इन्होंने कई सारे जो अपने कनेक्शंस थे उनकी मदद से भी इंटरप्रिटेशन को किया था। फॉर एग्जांपल इनकी एक वर्क है 1851 का, द लीग ऑफ इरोक्वॉय। इसमें इन्होंने यूरोपियन सोसाइटीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया है। फिलिप पार्कर करके इनकी एक कोरेस्पॉन्डेंस थी, इनके जान पहचान में थी, उनका भी इन्होंने काफी ज्यादा यूज किया है ना, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट इट वाज नॉट ट्रू फील्ड वर्क। सिमिलरली फ्रांस बोआ को आप देखते हो तो ये क्वाक्यूटल इंडियंस की जो ग्रुप है इनको भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। बैफिन आइलैंड पे जाकर के इन्होंने जो वर्क है वो किया है। इन्यूट्स की जो पढ़ाई यानी कि एस्किमोज, इनको भी पढ़ा हुआ है। बट दीज वर एक्चुअली नॉट द फील्ड वर्क दैट वी आर अवेयर ऑफ टुडे। आज के टर्म्स में हम जब फील्ड वर्क को कहते हैं तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लर्निंग द नेटिव लैंग्वेज, मेंटेनिंग अ इलैबोरेट जर्नल और अ डायरी, फील्ड वर्क डायरी। और जो टाइम पीरियड है वो 4-6 महीने 1 साल नहीं होकर के लंबा पीरियड होता है।
तो ये सारी चीजों को लाने का काम किसने किया? कुछ बाद के स्कॉलर्स ने, जैसे कि मेलिनोस्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय साउथ वेस्ट पैसिफिक के रीजन में आप जाओगे, इनफैक्ट ट्रोबियंड आइलैंड के बीच में जाकर के इन ट्रोबियंडर्स के ऊपर काम करते हैं, और ये वर्क 1922 में पब्लिश होता है। काम इन्होंने पहले ही किया था 1916 में, दो विजिट वहां पर इन्होंने किए। 1915 से 16 तक इनका प्राइमरी वर्क रहा ट्रोबियंडर्स के बीच में, और ये वर्क बाद में 1922 के अंदर में पब्लिश होता हुआ आपको देखने को मिलता है। इसको छोड़ करके और भी कुछ स्कॉलर्स लाइक WHR रिवर्स, AC हेडन नाम के एक स्कॉलर के सहयोग के साथ एक टॉरेस स्ट्रेट एक्सपेडिशन पे जाते हैं। यात्रा एक है जो निकलती है 1898, है ना। सेलिगमैन भी है, मैकडॉगल भी है, कई सारे लोग। इसके बाद कई सारे लोग जैसे अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर रेडक्लिफ ब्राउन वर्क करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस टाइम फ्रेम के बाद जो वर्क है प्रिसाइसली 1860, 70, 80 के बाद जब जाते हो नियर द 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में ये प्रोमिनेंट फील्ड वर्क शुरू होगा, और हम कल्चर के पास कल्चर के बारे में काफी इलेबरेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये रहा फील्ड वर्क का एक संक्षिप्त जो इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ आइडिया। इसमें कई सारे हमने ऐसे टर्म यूज किए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जिसको हम इलेबरेट करेंगे आने वाले अपने अगले वीडियोस के अंदर में। अगर डिटेल में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, टॉपर्स की जो पहली चॉइस है और सबसे ज्यादा नंबर आसानी से देने वाला एक शॉर्ट और स्टैटिक ऑप्शनल है, इसको एनरोल करके यू हैव टू आल्सो फेच गुड मार्क्स, सिलेक्शन को इंश्योर करना है।